जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था वो लम्हा आ गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट वो आ चुकी है और लाइव आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इस लिस्ट का। और इस लिस्ट के साथ साथ जिसका सबसे ज्यादा और आपको इंतजार था, जो खरा खरा विश्लेषण अभी हम इन 67 सीटों का आपको बताने वाले हैं, वो सारा भी आपके सामने हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। सर, बड़ा बेसब्री से इंतजार था, नेताओं की रातों की नींद हराम थी, दिन का चैन हराम था और कह सकते थे कि आ जाएगी कल आएगी, लेकिन फाइनली लिस्ट आ चुकी है। और इस लिस्ट आने के साथ साथ बहुत सारे समीकरण अब बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये लिस्ट कितनी पास है, कितनी फेल है? देखिए, जो बीजेपी की जो लिस्ट है, इस लिस्ट के ऊपर सबकी निगाह थी, क्योंकि सबकी ये नज़र थी कि कितने विधायकों को टिकट कटेंगे, कितने नए चेहरे आएंगे, कितने पुराने चेहरे रिपीट होंगे। तो बीजेपी ने इस लिस्ट में एक बड़ा स्ट्रोक खेला है। स्ट्रोक ये है कि उन्होंने 60% जो है नए चेहरे दिए हैं, यानी 67 सीटों में से उन्होंने 36 नए चेहरे दिए हैं। यानी बीजेपी से जो उम्मीद थी कि एंटी कैम्बेसी की जो फैक्टर था, जो सत्ता का विरोध था, उसको काटने के लिए बीजेपी ने 36 नए चेहरे दिए हैं। बीजेपी इस बैटिंग से गुरेज नहीं कभी भी करती है, वो धड़ाधड़ काट देती है चीजें। एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए चाहे उन्हें खट्टर को ही भेजना पड़ा हो, वो गुरेज नहीं करते कभी भी। हाँ, देखिए, इस लिस्ट में आप देखेंगे, इस लिस्ट में टोटल जो 22 विधायक थे, 22 विधायकों में से 9 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। यानी बीजेपी ने जहाँ जहाँ नजर आया कि विधायक हार सकता है तो उसके टिकट काटने में गुरेज नहीं करी। हम अपने दर्शकों को बता दें, जिन विधायकों की टिकट कटी है उनमें फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता है, पलवल से दीपक मंगला है, सोना से संजय सिंह है, गुड़गांव से सुधीर सिंगला है, अटेली से सीताराम यादव हैं, बुआनीखेड़ा से बिशंबर वाल्मीकि हैं, रानिया से रणजीत सिंह है, रतिया से लक्ष्मण नापा है और पेवा से संदीप सिंह हैं। सबसे जो सरप्राइजिंग नाम है वो है रणजीत सिंह का। वो बेचारे काफी, बेचारा नहीं कहेंगे, देखो सरप्राइजिंग चीज है, उनको लोकसभा का टिकट भी दिया, उसके बाद वो सरकार में मंत्री भी हैं। आज की तारीख में विधायक से इस्तीफा देने के बाद मंत्री भी हैं, लेकिन इसके बाद जो टिकट काटा गया वो सरप्राइजिंग है। और बीजेपी ने दिखा दिया कि जो भी पार्टी के खिलाफ बोलेगा, जो भी संगठन के खिलाफ बोलेगा, नॉन परफॉर्मर इसके साथ जो होगा, नॉन परफॉर्मर भी कह सकते हैं। देखो, दो चीजें हैं, जो 9 विधायक को टिकट कटे हैं उनमें से 8 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ नॉन परफॉर्मिंग के आरोप थे, जनता नाराज थी। लेकिन रणजीत सिंह का मसला दूसरा था। उन्होंने जो वर्कर मीटिंग के पिछले 6 दिन पहले तो उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी अगर जो है कांडा परिवार के साथ सेटिंग रखेगी तो फिर वो जो है अलग से रास्ता अपनाएंगे, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने अपने समर्थकों की मीटिंग में कहा कि अगर वो उन्हें विधायक बनाएंगे तो वो सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे, यानी वो जुगाड़ करेंगे। लेकिन आज जुगाड़ का जो है बीजेपी ने निपटारा कर दिया, उन्हें टिकट काट दी। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, जो नरेंद्र गुप्ता थे जो है फरीदाबाद से, उनके खिलाफ भी वहाँ पर विपुल गोयल को लाया गया है। विपुल गोयल की विनिंग कैंडिडेट हैं। 2019 के अंदर वो उनको टिकट काटी गई थी, वो मंत्री भी थे, लेकिन अब उनको वापसी फल मिल गया, यानी कि ये विनिंग जो है उसमें कम्बिनेशन कहा जाएगा। पलवल में दीपक मंगला की टिकट कटना एक सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि वो भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे, लेकिन अब नए समीकरणों के तहत वहाँ पर जो है बदलाव किया गया है। सोना में संजय सिंह के बारे में ये पहले से ही चर्चा थी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो अपने इलाके के अंदर एक्टिव नहीं थे, उनको लेकर पहले से चर्चा थी, उनकी टिकट बदली जाएगी। उन्होंने जो है राजपूत समाज की मीटिंग भी कराई, लेकिन इसके बावजूद हाईकमान ने देखा कि टिकट देंगे तो भी हारेंगे, इसलिए पुराने जो विधायक थे 2014 के तेजपाल तंवर को उनको वापस लेकर आ गया। ये बीजेपी का अच्छा मूव है, क्योंकि तेजपाल तंवर की इतनी नेगेटिविटी नहीं थी जितनी संजय सिंह की थी, इसलिए तेजपाल तंवर की दोबारा एंट्री हुई है और वो विनिंग कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। गुड़गांव में सबसे मेन बात है कि सुधीर सिंगला की टिकट काटकर मुकेश शर्मा को लेकर आया गया है। ये गुड़गांव की जो सीट है वो या तो पंजाबी की सीट मानी जाती है तो या बनिए की सीट मानी जाती है। 2014-2019 में दोनों बार बीजेपी की टिकट पर वैश्य समुदाय के विधायक बने थे। इस बार मुकेश शर्मा को जो टिकट दी गई है वो सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी या तो बनिए की है, पंजाबी की है या यादव की है। ब्राह्मण चौथे नंबर के वहाँ पर वोटर हैं, तो ऐसे में जो टिकट दी गई है वो सरप्राइजिंग है। अगर कांग्रेस ने अगर बड़ा कोई गेम खेल दिया तो मुकेश शर्मा के लिए संकट पैदा हो सकता है। अटेली के जो विधायक थे सीताराम यादव, उनकी टिकट कटनी लाजमी थी, क्योंकि आरती राव की वहाँ पे एंट्री हो गई है। हम पहले चर्चा कर रहे थे आरती राव तो ताकि कोसली से लड़ेंगी या अटेली से लड़ेंगी, तो अटेली से वो टिकट आ गई है तो फाइनल हो गया। तो इसलिए अब सीताराम यादव की जो है बली होनी थी, उनकी विदाई होनी थी, वो हो गई है। जहाँ तक बुआनीखेड़ा की बात है, बिशंबर वाल्मीकि के खिलाफ भी ये चर्चा थी कि वो फील्ड में एक्टिवेट कम है,
एक्टिविटी कम होने के कारण, विकास कार्य कम होने के कारण वहाँ पब्लिक में नेगेटिविटी थी, इसलिए उनके टिकट काटने में ही हाईकमान को भलाई नजर आई। उन्होंने काफ़ी घोड़े भी दौड़ाए, लेकिन बीजेपी ने उनके जगह कपूर वाल्मीकि को टिकट देकर जो है सेम समुदाय रखा है, सेम वोट बैंक रखा है और सेम समीकरण रखे हैं। यानी बवानी खेड़ा में भी टिकट बदलने के बावजूद बीजेपी प्लस में ही रहेगी। सबसे जो आगे की बात जो रतिया की लक्ष्मण नापा की जगह पर जो है पूरी जो MP थी सुनीता दुग्गल, उनको लेकर आया गया है। और सुनीता दुग्गल 2014 में 500 वोटों से चुनाव हारी थी और इस बार उनको टिकट नहीं मिली, तो उनके प्रति एक जो है सहानुभूति का फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक जो है जीत की दौड़ में शामिल रहेंगी। अब देखने की बात रहेगी यहाँ पर जो कांग्रेस की टिकट किसको मिलती है, क्योंकि सुनीता दुग्गल मजबूत कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में अब इंतजार रहेगा हमें कांग्रेस के कैंडिडेट का। जो आखिरी जिसमें जो 9 विधायकों में आखिरी है संदीप सिंह हैं। संदीप सिंह देखिए क्या कि पहले ही सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव थे, अगर सरकार की बदनामी सबसे ज़्यादा किसी ने करे तो संदीप सिंह थे। सबसे महिला कोच के मामले में जो उनकी जो बदनामी हुई, जो सरकार की बदनामी हुई, तो उसके चलते उनका टिकट कटना लाजमी था, वो कट गया है। तो ये इन लोगों का टिकट कटा है, आपको लगता है ये जो इनकी जगह रिप्लेसमेंट आई है ये कुछ हैज मिलेगा इनको, या फिर पूरा कांग्रेस के कैंडिडेट पे डिपेंड रहेगा? देखिए मुझे लगता है जो 36 जो नए कैंडिडेट आए हैं, 36 कैंडिडेट में मुझे लगता है कि जो 50% है, यानी 18 जो कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कि दौड़ के जीत की दौड़ में शामिल रहेंगे। 18 कैंडिडेटों की जो किस्मत है वो तय होगी कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद, क्योंकि देखिए अब की बार हवा जो है 30 सीटों पर हवा चल रही है, लेकिन 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कोई हवा नहीं है। अब आम आदमी पार्टी के गठबंधन का सवाल भी आ गया है और अब देखने का रहेगा कि जो बीजेपी ने तो अपनी ओर से काम कर दिया है कि उन्हें 36 चेहरे नए दे दिए हैं। यानी आप देखिए 67 में से 36 का मीनिंग है कि आपने 60% नए फेस दे दिए हैं, नए फेस दे, यानी जो नेगेटिविटी थी वो आपने खत्म करने का प्रयास कर दिया है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस जो है वो कितने नए चेहरों को देती है, कितने दमदार चेहरों को देती है, कितने जिताऊ चेहरों को टिकट देती है, उसके हिसाब से ही इस टिकट का फाइनल विश्लेषण हो पाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना नेगेटिविटी कम करने का प्रयास है, क्या लगता है वो प्रयास सफल हो पाएगा बीजेपी का? देखिए अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे, जो मोटी हमने जो लिस्ट को खंगाला है, उस लिस्ट में से 13 जो प्रत्याशी हैं वो जाट समुदाय से हैं। जाट समुदाय के बारे में ये कहा जाता है कि वो बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 67 जो कैंडिडेटों की लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जाट प्रत्याशी हैं। यानी बीजेपी चाहती है कि जाट जो वोट बैंक उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी ली जाए और उस हिस्सेदारी के लिए ही 13 जाट प्रत्याशी उतारे गए हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो नंबर 2 पे है वो है 9 कैंडिडेट हैं, वो ब्राह्मण समुदाय के हैं। ब्राह्मण समुदाय जो है 2014 2019 दोनों में बीजेपी के साथ में खड़ा रहा है और इस बार भी उस साथ में किसी को 9 टिकटें दे दी गई हैं। उसके बाद 8 जो प्रत्याशी आए हैं 67 में से वह है पंजाबी समुदाय के। बिल्कुल, यानी मनोहर खट्टर के जाने के बावजूद भी अब बीजेपी कोशिश करेगी पंजाबी वोट बैंक पे दबदबा बना रहे को अपने साथ में लामबंद रखे, अटैचमेंट रखे, इसलिए 8 नेताओं को टिकटें दी गई हैं। चाहे उनमें से आधे हार भी जाएं, लेकिन बीजेपी ने कोशिश ये की है कि उनको टिकटें दी जाए, क्योंकि जो समीकरण है वो समीकरण ये कह रहे हैं कि आपको पंजाबी वोटर को नाराज नहीं करना है। इसलिए बीजेपी ने जो है, चाहे वो सुभाष सुधा हैं, चाहे वो जींद के विधायक जो है मिड्डा साहब हैं, उनको दोनों टिकट जो है हारने के समीकरण के बावजूद मौजूद रखी है ताकि पंजाबी वोट बैंक नाराज न हो। उसके बाद है वैश्य समुदाय, 7 जो सीटें वो वैश्य समुदाय की भी बरकरार रखी गई हैं। आप देखिए हमारे पास रिपोर्ट थी कि भी कमल गुप्ता चुनाव हारेंगे, उनको टिकट दी गई। ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हारेंगे, उनको टिकट दे दी गई। यानी घनश्याम सर्राफ हैं, उनके बारे में नेगेटिव रिपोर्ट थी, लेकिन तीनों को टिकट इसलिए दी गई ताकि जो है आपका वैसे जो वोट बैंक है वो भी आपके साथ में अटैच रहे। और यही वजह है कि बीजेपी की जो प्लानिंग है वो साफ तौर नजर आ रही है कि जो बेसिक जो वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक है, वैश्य वोट बैंक है, पंजाबी वोट बैंक है। इसके अलावा जो अहिरवाल की जो रिपोर्ट आई है, अहिरवाल की उन्होंने 11 में से जो है 8 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं और 8 सीटों में से आप देखेंगे जो 5 सीटें हैं, 5 सीटें जो है वो जो है आप इसके राव इंद्रजीत के हिसाब से दी गई हैं, या राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट दे दी गई है। इसके आप देखेंगे उसके हौसले की टिकट उनके हिसाब से दी गई है। यानी कि बीजेपी चाहती है कि वो जो है राव इंद्रजीत को सेट रखे, उनको नाराज ना करे, उसी हिसाब से टिकटें दी गई हैं। यानी अहिरवाल पे खास फोकस रखा गया है। बीजेपी ने जो कास्ट कम्बिनेशन रखा है उसमें इन्होंने जो है SC वर्ग के अंदर आप देखेंगे कि पहले बात करते हैं वो BC वोट बैंक की। BC को लेकर उन्होंने जो है टोटल मिलाकर उन्होंने जो 11 जो टिकटें वो BC समाज को दी हैं, यानी इंपोर्टेंस बराबर दी है। गंगुआ अगर नलवा से हार रहे थे तो उनको टिकट दे दी गई है बरवाड़ा के अंदर, उनको छिड़कानी नहीं की गई है। आप देखिए कि जयश्याम जी
श्याम सिंह राणा चुनाव जीत रहे थे जो है रादौर में, उनको टिकट दे दी गई है। रामकुमार कश्यप के बारे में यह है कि चुनाव हार सकते हैं, लेकिन क्योंकि कश्यप जो वोट बैंक है वो आप देखिए कि चाहे वो पानीपत ग्रामीण है, चाहे वो उसके बाद इंदरी है, करनाल है, गोंडा है, असंध है, नीलोखेड़ी है और लाडवा है और रादौर है। 8 सीटों पर जो है वो कश्यप वोट बैंक इंपॉर्टेंस रखता है हार जीत में, इसलिए रामकुमार कश्यप की टिकट इसलिए बची है क्योंकि बाकी की जो 7 सीटों पर जो है, ताकि वो जो कश्यप वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ में अटैच रहे। कर्णदेव को मुझको टिकट नहीं मिली है, लेकिन उसके जगह पर क्या किया गया कि शिशपाल कंबोज को रानिया में टिकट दे दी गई है, ताकि कंबोज वोट बैंक जो है, यमुना का जो वोट बैंक है वो नाराज ना हो। बिल्कुल। तो बीजेपी ने समीकरणों को ध्यान में रखा है, नाराजगी को ध्यान में रखा है और विनिंग चेहरे को ध्यान में रखा है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि जो 4 जो एमएलए ऐसे हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो टिकट है वो टिकट कटनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखिए कि थानेसर के जो विधायक हैं सुभाष सुधा, उनकी बेहद नेगेटिव रिपोर्ट है, वो पक्का हारेंगे, उनकी टिकट कटनी चाहिए थी। कलैत के जो विधायक है कमलेश ढंडा, पूर्व मंत्री भी है, उनके नॉन परफॉर्मिंग है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया गया, तो उनकी टिकट कटनी चाहिए थी। अब इसके बरवाड़ा से रणवीर गंगा जो टिकट दी गई है वो हार में टिकट दी गई है। देखिए रणवीर गंगा नलवा में ही मजबूत थे, बरवाड़ा में अगर वहां पर कांग्रेस ने अगर टिकट किसी कारण से अगर दे दी वहां पर जो है गुड़ेला को, रामनेश गुड़ेला को, तो रणवीर गंगा का बिस्तर गोल हो जाएगा। अगर वहां पर जाट प्रत्याशी कांग्रेस का आता है तो उस कंडीशन में मुकाबला कर पाएंगे। भिवानी में घनश्याम सराफ 3 बार के विधायक बन चुके हैं, इस बार उनका टिकट कटना चाहिए था, लेकिन टिकट नहीं कटा है, तो बीजेपी की इसमें भी गलत जो आकलन है वो भारी पड़ सकता है। यानी जो 4 विधायकों के जो टिकट है हमारे हिसाब से ये कटने चाहिए थे, और जो है अब 99% जो है ये 4 जो विधायक है ये हारेंगे। यानी बीजेपी ने 4 विधायकों को, जो 9 विधायकों को टिकट काटे हैं, उसके साथ में अगर 4 विधायकों को टिकट और काट देते तो फिर 50% विधायकों को टिकट कट जाते तो बीजेपी के लिए अच्छा रहता है। नहीं, लेकिन बड़ी बात ये है ना कि जैसे जेजेपी से टूट के आए हैं, कांग्रेस से निखिल मदान जैसे आए हैं, पवन खरखोदा हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, इनको भी एंट्री दे दी, तो आपको नहीं लगता कि अब जो है जो मूल वोट बैंक था बीजेपी का वो लोग भी नाराज होंगे? देखिए क्या है कि सिंपल सी बात है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, आप पहले अब बात करते हैं रामकुमार गौतम की। रामकुमार गौतम को जो टिकट दी गई है सफेदों से, तो मुझे लगता है कि बजाय उनको वहां शिफ्ट कर दिया, वहां शिफ्ट किया गया है, तो मुझे लगता है कि वो टिकट नहीं देनी चाहिए थी। सफेदों में बच्चन सिंह आर्य, वो एक विनिंग कैंडिडेट थे, उनको टिकट नहीं देने से अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर मौज होगी है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है सुभाष देशवाल की पूरी जीत पक्की होगी है। जहां तक हम बात करते हैं अनूप धानक की, जो है उकलाना सीट के ऊपर जो बीजेपी के पास उनसे बेटर कैंडिडेट नहीं था, इसलिए अगर अनूप धानक को टिकट दी गई है, उसके 2 फायदे हैं कि हार तो हार है, लेकिन जो धानक बिरादरी है जो एससी कैटेगरी की, उसमें अच्छा मैसेज आएगा कि बीजेपी ने धानक को एक बड़े नेता को टिकट दी है, तो उसका बीजेपी को दूसरी सीटों पर फायदा होगा। तीसरे कैंडिडेट है देवेंद्र बबली जेजेपी से आए हैं। टोहाना सीट के ऊपर जो है बीजेपी के पास जो है उनसे बेहतर प्रत्याशी नहीं था, क्योंकि सुभाष बराड़ा वो सेंटर में जा चुके राज्यसभा मेंबर हैं, वहां पर जो सेकंड लाइन थी वो जो है मुकाबले में आने के लायक नहीं थी। अब देवेंद्र बबली का अपना वोट बैंक है, तो अपने वोट बैंक के बलबूते पर जो है वो इस टिकट को निकालने की, सीट को निकालने की क्षमता रखते हैं। यानी बीजेपी ने वो टिकट देकर बढ़िया किया है। उसके बाद जो बात आती है सुनील सांगवान की, 3 महीने पहले जो है उनके पिता जो सतपाल सांगवान तो कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी जेजेपी छोड़ के जो उनको टिकट देकर बीजेपी ने अच्छा किया है, क्योंकि उनके अंदर फ्रेशनेस है, उनका अपना पॉजिटिव सर्कल है, तो वो बीजेपी के लिए वही पॉजिटिव चेहरा है। यानी जो 36 जो नए चेहरे आए हैं उसमें से 18 चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी को पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। ये और इनमें से खास बात यह है कि जो 18 जो चेहरे हैं उनमें से 11 चेहरे उन सीटों पर जहाँ बीजेपी हारी थी, यानी कि ये 11 सीटें बीजेपी नई अपने खाते में जोड़ सकती है। अब देखने की बात रहेगी कांग्रेस की लिस्ट कैसे आती है, उसके हिसाब से निखिल मदान कैसे रहेंगे, पवन खरखोदा कैसे रहेंगे। देखिए डेफिनेटली जो है जो 18 जो चेहरे दिए हैं, मैंने आपको बताया जो 11 जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनमें जो है निखिल मदान भी शामिल है, उनमें पवन खरखोदा भी शामिल है, उनमें अरविंद शर्मा भी शामिल हैं। बेशक से गोहाना में अरविंद शर्मा की खिलाफत है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है बाजीगर हैं, जहाँ पर भी जाते हैं वो लोगों को सेट कर लेते हैं, मना लेते हैं, उन्हें खूबी है। लेकिन निखिल मदान और पवन खरखोदा तो निश्चित तौर पर ही विनिंग कैंडिडेट है। अब देखने की बात रहेगी वहाँ पर जो है कांग्रेस किसको उतारती है, क्योंकि सोनीपत के अंदर सुरेंद्र पवार का मामला गड़बड़ है।
अब वो देखने बात है उनके परिवार के मेंबर को मिलेगी या किसी और चेहरे को मिलेगी, लेकिन ये श्योर है कि बीजेपी ने सोनीपत में जो कविता जैन की टिकट काटकर बेहतरीन फैसला लिया है और जो है निखिल मैदान मुझे लगता है कि 100% विधायक बनेंगे। इसी तरह से 2 चुनाव से जो है पवन खरखोदा चुनाव हारते हैं नजदीकी मार्जिन से, पिछला चुनाव 1600 वोटों से चुनाव हारे थे, बिल्कुल। तो अब बीजेपी टिकट हो गए 100% विधायक बनेंगे। यानी बीजेपी ने देखिए 50% जो नए टिकट हैं वो मुझे लगता है कि मेरिट के बेस पे जीत के घोड़ों पे लगाए। आज की डेट में 50% जो नए टिकट हैं जो है 36 जो है उन्हें 18 लगता है कि जीतने की रेस में शामिल हैं। बाकी जो 18 लोग हैं वो डिपेंड इस चीज पे करेगा कांग्रेस की लिस्ट कैसे आती है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे बाकी जो 18 लोग हैं ये क्या वो जीत के दौड़ में शामिल होंगे या वो पिछड़ जाएंगे। लेकिन बिना कांग्रेस की लिस्ट आए आप अगर एक आकलन देखेंगे, आपको नहीं लगता है कि अभी तक जिस तरह का विचार विमर्श हो रहा है कांग्रेस का अभी भी अपर हैंड है? ये देखिए क्या है कि अगर आप 67 सीटों की जो है सूची को आप देखेंगे तो 67 सीटों की सूची में मुझे लगता है कि 50% जो बीजेपी के जो चेहरे हैं यानी कि 30 से 35 जो है इसमें से मुझे ऐसे लगता है कि जीत की दौड़ में शामिल हैं। यानी कि बीजेपी इस लिस्ट के हिसाब से पीछे नहीं है। अब डिपेंड इस बात पर रहेगा कि कांग्रेस की लिस्ट कैसी आती है। बाकी जो 23 सीटें जो बची हैं 23 सीटों में आप मान के अगर जो है इसमें से 30 सीटें भी बीजेपी जीत लेती है और बाकी जो 23 सीटें हैं उस 23 सीटों में से अगर 50% भी जीत लेती है, 23 का मीनिंग है कि 11 सीटें अगर जीत लेती है तो आज की तारीख में जो 41 जो सीटें हैं बीजेपी की यानी बीजेपी वहाँ पे खड़ी है। अब डिपेंड ये करेगा कि बीजेपी के सामने कांग्रेस जो है कैसी लिस्ट देगी। अब आम आदमी पार्टी को जो 5-7 सीटें चली जाएंगी, समाजवादी पार्टी को 102 सीटें चली जाएंगी, तो कांग्रेस के लिए भी समीकरण बिठाना आसान नहीं होगा। आज की जो बीजेपी की लिस्ट है उस लिस्ट को मैं कह सकता हूँ कि उससे मैं 80% सेटिस्फाई हूँ और 20% में डिसएग्री हूँ। 20% ऐसे चेहरे हैं जिनके बजाय बीजेपी के पास अच्छे विकल्प थे, जैसे थानेसर के ऊपर डीडी शर्मा बेस्ट विकल्प थे, उनको जो है शाहबाद में वेट करनी चाहिए थी, उनको पेहवा में वेट करनी चाहिए थी, कलायत में विनोद निर्मल को टिकट देना चाहिए था, गुला के अंदर उनको बेटर कैंडिडेट देना चाहिए था। उसके अलावा जो है रणवीर गंगवा को नलवा से चुनाव लड़ाना चाहिए था। तो जो कम्बिनेशन है गुड़गांव के अंदर उनको जो है पंजाबी या बनियों टिकट देना चाहिए था। तो ये जो कम्बिनेशन है उसके हिसाब से बीजेपी ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 20% जो टिकटें हैं उसमें ईमानदारी से सर्वे नहीं किया है, जो विनिंग कम्बिनेशन उसका ख्याल नहीं रखा है। कहीं ना कहीं इस लिस्ट में मुझे कुछ सेटिंग की जो है बू आ रही है जो बड़ी बात है। देखिए लिस्ट तो आ चुकी है और बीजेपी इसमें भी गुरेज नहीं करती, लिस्ट निकालने के बाद भी टिकटें बदल देती है। ये भी बड़ी बात है। ऐसा ही मुमकिन है। देखो मुझे हो लगता सकता है इस विश्लेषण को देखने के बाद क्या पता कुछ असर हो जाए और वो अपने विश्लेषण ना भी हो, कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद अगर बीजेपी को लगता है कि जो है 2-4 चेहरे ऐसे हैं जो बदलने से बीजेपी को विधायक बन सकते हैं तो ऐसा फैसला भी हो सकता है। देखिए उन्होंने महम के अंदर भी बीजेपी ने गलत फैसला लिया है। खिलाड़ी दीपक हुड्डा को टिकट देना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर बीजेपी को यहाँ मुकाबले में रहना था या तो टिकट देती शमशेर खरकड़ा उनकी पत्नी राधा अहलावत को या फिर सतीश दास महंत को टिकट देती। और अब जो नई टिकट जो दीपक हुड्डा को मिली है उससे जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो बलराम दांगी के लिए रास्ता साफ हो गया है। अब वो बड़ी जीत दर्ज करने का काम करेंगे। यानी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने अच्छे विकल्प होने के बावजूद में कमजोर घोड़ों पर दाव लगाने का काम किया है। बिल्कुल बड़ी बात है। लोकल कैंडिडेट्स भी हैं, हर तरह की माहौल होता है और किस तरह का माहौल रहता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ये बीजेपी की एक लिस्ट आई थी और इसका खरा विश्लेषण आप लोगों के सामने है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।